इससे भी बड़ा सवाल यह था कि अगर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे तो उनकी सीमा यानी बॉर्डर आखिर तय कहाँ होगा। नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना अविश्वास करते थे कि किसी भी सीमा रेखा पर आपस में सहमत नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से यह जिम्मेदारी किसी तीसरे व्यक्ति को देने का फैसला लिया गया और यही वह समय था जब एक अंग्रेज अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। और रेडक्लिफ जब भारत पहुंचे उन्हें लगा कि देश के बंटवारा जैसे बड़ा काम करने के लिए उनके पास भरपूर समय होगा, लेकिन माउंटबेटन ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि उनके पास सिर्फ 15 अगस्त 1947 तक का समय है, यानी केवल कुछ ही हफ्तों में उन्हें पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करनी थी। इतने कम समय में रेडक्लिफ इन इलाकों का दौरा तक नहीं कर पाए जिन्हें उन्हें बांटना था। उनकी मदद के लिए 4 लोकल एडवाइजर नियुक्त किए गए, 2 कांग्रेस की तरफ से और 2 मुसलमान लीग की ओर से, लेकिन एडवाइजरों की आपस में ही लगातार झगड़े रहते थे। बंटवारे का मोटा मोटा आधार यह तय किया गया कि जिन जिलों में मुसलमानों का बहुसंख्या होगी वे पाकिस्तान में जाएंगे और जिन जिलों में हिंदू व सिख बहुसंख्यक होंगे वह भारत में रहेंगे। लेकिन समस्या यह भी थी कि रेडक्लिफ के पास जो नक्शे थे वे पूरी तरह से सटीक नहीं थे और जनसंख्या के आंकड़े भी भरोसेमंद नहीं थे। सबसे बड़ी मुश्किल 2 शहरों को लेकर थी खड़ी हुई, लाहौर और कोलकाता। कोलकाता भारत को दिया गया क्योंकि वहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन लाहौर का मामला बहुत उलझा हुआ था। लाहौर में लगभग 6 लाख मुसलमान और 5 लाख हिंदू, तकरीबन 1 लाख सिख रहते थे। यहाँ किसी भी स्पष्ट बहुसंख्यक या नहीं हुआ था। हालांकि औद्योगिक धंधों पर हिंदू और सिखों का ज्यादा नियंत्रण था। रेडक्लिफ ने पहले लाहौर को भारत में शामिल करने का विचार किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर दोनों बड़े शहर भारत को दे दिए गए तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर केंद्र नहीं बचेगा, इसलिए अंत में लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, देश का बंटवारा सिर्फ जमीन नहीं था, हर चीज बांटी जा रही थी। हर फाइल, हर फर्नीचर, हर छोटी से छोटी चीज पर दोनों देशों का हक जताया जा रहा था। बोर्ड पिन तक, पेंसिल से लेकर बोर्ड पिन तक। एक अजीब घटना बंगाल में हुई। बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थी जिसकी कीमत तकरीबन 250 पाउंड थी। जब जुलाई 1947 में यह बत्तखें पहुंची तब सवाल उठा कि यह बत्तखें किसकी हैं, वेस्ट बंगाल की या ईस्ट बंगाल की, या फिर इन्हें आधा आधा बांट दिया जाएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी ने भुगतान रोक दिया और बत्तखों को वेयर हाउस में रख दिया गया जिसमें वह वहां पर पड़ी पड़ी मर गई। इस तरह टाइपराइटर, लाइब्रेरी, फर्नीचर, हर चीज पर झगड़ा हुआ। रेडक्लिफ ने अपनी 2000 पाउंड की फीस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ यह अंदाजा नहीं था कि उनकी खींची गई लकीर बॉर्डर के लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देगी। 13 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ को बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी और माउंटबेटन ने इस रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद कर दिया। वह चाहते थे कि 15 अगस्त तक इसे गुप्त रखा जाए ताकि लोग पहले आजादी का जश्न मना ले। और 15 अगस्त 1947 को पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया गया, लेकिन हकीकत यह थी कि करोड़ों लोगों ने यह तक नहीं पता था कि वे किस देश में रहेंगे, किस देश के नागरिक होंगे। और कई जिलों के अधिकारियों तक यह नहीं जानते थे कि उन्हें रिपोर्ट दिल्ली भेजनी है या कराची। 17 अगस्त को जब बॉर्डर सार्वजनिक किया गया तब पंजाब के मानव इतिहास में सबसे पलायन शुरू हुआ। रेडक्लिफ लाइन ने तकरीबन 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तान में छोड़ दिया और 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को भारत में। लोगों को वह देश छोड़ने पर पीढ़ियों से रहने वाले थे जो और ऐसे देश को और जाना पड़ा जो
कभी उन्होंने देखा तक नहीं था। सड़कों पर मीलों लंबी इंसानों की कतारें लगी हुई, बैलगाड़ियों और बूढ़े कंधों पर बच्चे, सिर पर सारा सामान, और जो उनकी पूरी जिंदगी थी। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए कहा, 55,000 सैनिक तैनात किए गए, लेकिन 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। इस हिस्से का सबसे डरावनी